नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिमालयनी टीवी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं आपके समक्ष नेपाल में सर्वशक्तिमान बनने का होड़ लग गया है और ये सर्वशक्तिमान या शक्तिशाली बनने की होड़ में अभी अभी यहाँ पर एक विधान अधिवेशन किया गया है और यह ओली साहब को सामने रखकर उनको प्रोजेक्ट करके यह विधान महाधिवेशन किया गया है। आपको बता दें, काठमांडू के गोदावरी स्थित हॉल में, जिसकी कैपेसिटी 5000 है, वहाँ पर 6347 लोगों की उपस्थिति थी और सभी इनके पार्टी के कार्यकर्ता थे और सभी कार्यकर्ताओं, इतने ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं को काठमांडू में लाकर श्री केपी ओली पूर्व प्रधानमंत्री ने यह दिखा दिया है कि हम अब भी और नेता से आगे हैं। वो प्रधानमंत्री से भले ही उनको हटना पड़ा हो, लेकिन जनता उनके पक्ष में है। तो मैं बात करता हूं, यह विधान महाधिवेशन ये आज तक नहीं हुआ था। इसकी जरूरी क्यों पड़ी? तो यह जरूरी इसलिए पड़ी कि प्रधानमंत्री हटने के बाद इनकी पार्टी एमाले वो विभाजित हो गई। माधव नेपाल निकल गए, इन्हीं की पार्टी से प्रचंड जी निकल गए। ये सभी देवबा के साथ वर्तमान मंत्रिमंडल में या सत्ता में शामिल है। तो वहाँ पर लग रहा था कि ओली साहब अब क्या करेंगे, थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहे थे। उसी को ढकने का प्रयास किया गया है और इनके पास कोई रास्ता भी नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी के सामने। इन्होंने यह अधिवेशन बुलाकर विधान के नाम पर यह अधिवेशन बुलाया है और यह अधिवेशन बुलाकर जनता को भी एक संदेश दिया है और वह जनता का में संदेश यह गया है कि केपी ओली अब भी सर्वशक्तिमान है और उनके पास ताकत है। तो उन्होंने क्या किया है कि अपना जो राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया, उस राजनीतिक प्रस्ताव में और कुछ नहीं, और जो आंतरिक था वो तो था ही, वो पुरानी आदत वो फिर से ले आए हैं बाहर। यानी कि उन्होंने चुनाव में जाने का और चुनाव में जीत कर यही पार्टी आएगी और फिर से ओली ही प्रधानमंत्री बनेंगे, यही संदेश देने के लिए यह विधान महाधिवेशन का आयोजन किया गया था। साथ ही वो पुरानी रास्ता अपना पकड़ लिए हैं। मैं अब आपको थोड़ा सा यहाँ के पत्र पत्रिकाओं में जो आया है उस पर नज़र दे रहा हूँ। इनको विभाजित किया गया, बाद में दूसरे दिन 10 समूह में 10 समूह का अलग अलग विचार विमर्श के लिए रखा गया और सबसे राय सलाह मांगा गया। यहाँ तक कि उनकी जो सज धज के यह अधिवेशन हुआ है, जैसे नई नवेली दुल्हन आती है उससे भी ज़्यादा इनके लिए तैयारी की गई थी। इनके कार्यकर्ता इनको काठमांडू के कोटेश्वर से लेकर गोदावरी तक मोटरसाइकिल रैली में जैसे दूल्हा को ले जाया जाता है उस तरह ले गए थे और इतना सजावट किया गया था कि स्वयं इनके पार्टी के अंदर ही आवाज़ उठने लगी। लेकिन जो भी हो, इनका राजनीतिक एजेंडा जो इन्होंने पेश किया उसमें और कुछ नहीं, इन्होंने चीन के प्रति अपना वफादारी दिखाई और वैसे ही भारत के प्रति फिर से कड़ा रुख। यानी कि इनको पता है कि जब तक भारत का विरोध नहीं करेंगे
तब तक ये फिर से सत्ता में नहीं आ पाएंगे। यानी कि कुछ यंग जनरेशन का वोट ये नहीं ले पाएंगे। तो मैं बता दूं, इनका जो राजनीतिक एजेंडा जो है, और उसमें सभी को कांग्रेस पर भी सत्तालोलुपता का आरोप लगाए हैं। माओवादी की तो बात ही छोड़िए, प्रचंड को अवसरवादी कहा गया है, विभाजनकारी कहा गया है, और मधेश केंद्रित दल जितने हैं उनको संकीर्ण पार्टी कहा गया है, और राष्ट्रीयता विहीन पार्टी बताया गया है। और इसी तरह माओवादी का संघर्ष को सकारात्मक की बताया गया है, लेकिन उनका कार्यशैली का विरोध किया गया है। आइए मैं विदेश नीति के बारे में इन पर चर्चा करता हूं। यहाँ कांतिपुर में है कि एक चीन नीति मा दृढ़, आपनु भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग होना न देने नीति में अविचल। यानी कि चीन को खुश करने का एक ही तरीका है कि एक चीन का नारा दे दीजिए। यानी कि चीन को डर तो तिब्बत से है, तो तिब्बत के समर्थन में यहाँ पर कोई काम नहीं होने देंगे। वहीं पर ये भारत के लिए लंबा चौड़ा लिखे हुए हैं कि सन 1950 को संधि बाट उत्पन्न भएको समस्या, यानी कि 50 की संधि को भी अब इसमें चर्चा किया गया है। फिर उसके बाद लिम्पुआ धुरा, लिप्पू लेक, काला पानी और सुस्ता क्षेत्र नेपाली भूभाग का है, और उसे ये फिरता लेकर छोड़ेंगे। दुई देश बीच का समस्या जिम्मेवार कूटनीतिक पहल का माध्यम बाट समाधान गर्नुपर्ने। यानी कि ये फिर से लिपू लेक और वो चुचे नक्शा, इस पर जो है अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। और यही एक मुद्दा है जिस मुद्दा को आगे करके कुछ यंग जेनरेशन को ये लाभान्वित कर सकते हैं और इनसे इनको वोट मिल सकता है। लेकिन आइए आपको हम और भी बताते हैं। जब इनका अधिवेशन शुरू हुआ उसके बाद इनके पार्टी में भी कई विरोध का स्वर उभरने लगा। मैं बता दूं, जैसे ही बंद सत्र शुरू हुआ तो बंद सत्र में अधिकांश कार्यकर्ता, अधिकांश नेता केवल ऐसा रिपोर्टिंग किए कि ये वर्तमान चुनाव पद्धति इतना खर्चीला हो गया है कि जिसको वोट टिकट मिल जाता है वह भी चुनाव लड़ने से भाग रहा है। और ये तो है, बहुत ऐसा चीज़ इसमें डिस्कस हुआ है जो कि जिसकी की जरूरी भी थी। अभी भी आप आइए तो सबसे ज़्यादा इन पर आरोप लगा है कि पीने का पानी का बोतल पर केपी ओली का फोटो तस्वीर देखा गया। इसकी चारों ओर निंदा हुई और इतना कहा गया है कि इतना महिमा मंडित किया गया इनको, जो आज के युग में आज के लोग पसंद नहीं करते हैं। तो इसका भी जवाब इन्हीं के कार्यकर्ता, इन्हीं के रिपोर्टिंग में बागमती प्रदेश की ओर से रिपोर्टिंग करते समय आनंद पोखरेल ने व्यक्त किया कि आखिर क्यों ओली को इतना महिमा मंडित किया गया है। तो उनका इशारा था कि जैसे चीन में भी एक ब्रांड तोका गया और वो ब्रांड क्या है कि ओली को ओली ब्रांडिंग यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने लिखा है कि कतिपय साथीले संस्थागत ढंगले जान्नु पर्छ भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ। मतलब ओली के विरोध के बारे में कतिपय व्यक्तिलाई ब्रांडिंग गरेर जानु पर्छ जस्तो अंतर्राष्ट्रीय अनुभव पनि छ। यानी कि ब्रांडिंग नाम को अगर हम ब्रांडिंग कर देते हैं तो इनका मानना है कि इनकी पार्टी जीत जाएगी। और उसी में आया है कि उदाहरण उन्होंने दिया है कि उनले भने चीनमा पनि सी जिनपिङलाई ब्रान्डिङ गरिएको उदाहरण दिँदै साथीहरूले नेतृत्वको ब्रान्डिङमा कन्जुसै नगर्न
आह्वान, यानी कि जितने लोग थे उनके आपने इर्द गिर्द, तो वो चीन जिंग का उदाहरण देकर कहा है कि वह उनके नाम पर चीन एक है, तो उसी तरह ओली के नाम पर भी हम चीन को आगामी चुनाव, मुख्य रूप से इनका एजेंडा है आगामी चुनाव लड़ने का और उसमें जीत हासिल करने का। लेकिन वहीं पर कहा गया है ओली को देवत्वकरण गरिए को भंदे यसले पार्टी में सामूहिकता अंत करने बताएगा थी। अब इनके देवत्व का भी काफी शिकायत हो रही है। जो अधिवेशन केवल इनके कार्यकर्ता का ही मानना है कि यह अधिवेशन केवल ओली को दिखाने के लिए यह विधान का बहाना करके यह अधिवेशन बुलाया गया है। उसी में जब अंतिम दिन की बात आती है तो लोगों में कम्युनिस्ट आचरण शैली ही समाप्त हो गया है, इसकी भी शिकायत उन्हीं की पार्टी में उठी है इसी अधिवेशन में। जैसा कि मैं नया पत्रिका की बात कर रहा हूं कि पार्टी में भ्रष्टीकरण बढ़े को भन्दै 10वटै समूहबाट प्रतिनिधिहरूले चिंता जताएका थिए। माने 10 ठो समूह जो इनका किया गया था, 10 समूह का केवल यही रिपोर्ट था। माने एक रिपोर्ट यह भी था कि इन्हीं के पार्टी में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गई है। और जैसे कि उनीहरूले केन्द्रदेखि तलसम्म कम्युनिस्ट आचरण र शैली समाप्त भएको, राज्य सत्ता र नेतृत्वको आडमा नियमित काम मौलाउँदै गएको पार्टीका हरेक कमिटीदेखि राज्य सत्तामा दलाल पुँजीवाद हावी हुँदै गएको भन्ने शुद्धिकरण अभियान चलाउन जोड़ दिएका छन्। मतलब इन्हीं के पार्टी के जो रिपोर्टर है, रिपोर्टिंग पेश किया गया है, उसी में ये बात कही गई है। तो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा दिन तो अभी ओली ही सत्ता में थे, तो ये भ्रष्टाचार कहाँ से आया? जब ये प्रधानमंत्री थे तभी भ्रष्टाचार हुआ, तो सभी का ध्यान और उधर ही था और संकेत मुख्य रूप से ओली पर ही था। लेकिन इसमें जो अनुशासन विभाग के केंद्रीय सदस्य गणेश शर्मा पौडेल प्रचार को यस्तो शैली पार्टी भित्र आलोचना भएको बताए। महाधिवेशनमा छिर्ने बित्तिकै आम कार्यकर्तामाथि कस्तो इम्प्रेसन पर्छ? ओलीजीले आफ्ना तस्बिर राखेको बारे पार्टीमा भित्रै आलोचना भएको छ। उनले भने पार्टीभित्रका सचेत बौद्धिक लामो समय पार्टीलाई योगदान गरेका नेता कार्यकर्ता यस्तो शैली ठीक मानेका छैन। ये सभी उन्हीं के पार्टी जो 10 समूह से आया है। लेकिन अब एक बात क्या है कि जिस दिन यह छलफल हो रहा था, विचार विमर्श हो रहा था 10 समूह का, तो उस दिन केपी शर्मा ओली नहीं पहुंचे, क्योंकि स्वास्थ्य का कारण दिखाकर वो घर में बैठ गए। तो अब आइए, अब बात है कि वास्तव में यह अधिवेशन किस चीज़ के लिए कहा गया, किस चीज़ के लिए बुलाया गया। लास्ट में आता है जो निर्विकल्प ओली। अब ओली जो है इसमें एक कुछ तो अच्छा भी किया गया है। अच्छा इसलिए कहा गया है कि इसमें उम्र का भी सीमा तोक दिया गया है, इसलिए किया गया है 70 वर्ष कर दिया गया है। तो 70 वर्ष अभी ओली साहब 69 हो रहे हैं और इनका अधिवेशन अध्यक्ष बनने वाला आ रहा है ये जस्ट 2-3 महीना बाद। तो उसमें अब इनको कोई परेशानी नहीं होगी, वो आराम से चुनाव लड़ेंगे और वो आ जाएंगे। इसमें महाधिवेशनबाट ओलीले नै पुनः अध्यक्ष चुन्ने लगभग निश्चित गरेको छ। ओलीलाई नेतृत्वमा दोहोरिने बाधा नपर्ने गरी विधानमा 70 वर्षे उमेर हदको थप व्याख्या गरिएको छ। परिमार्जित विधान अनुसार 15 पदाधिकारी
सहित को केंद्रीय नेतृत्व आगामी महाधिवेशनबाट छानिने छ। अब कुछ अच्छी बातें तो इसमें जरूर आई है उठकर, और दूसरे पार्टी के लिए भी यह उदाहरण बन गया है। लेकिन अब स्थिति यह है कि ओली साहब जो जिनका चाइनीज राष्ट्रपति का उदाहरण उनके कार्यकर्ता दिया है, तो अगर आप उन्हीं को मानकर चल रहे हैं और फिर भारत से ये अपनी दिखा चुके हैं कि अब भारत का विरोध किए बगैर ये चुनाव में जा ही नहीं सकते हैं, उनका मेन मुद्दा ही वही होगा, उसी पर वो जीते भी थे और अब इन्होंने फिर वही पातरा रखा है। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि पहले की स्थिति और आज की स्थिति बदली हुई है। अगर ओली साहब यह सोचते हैं कि अब हम चुनाव में जाएंगे और भारत का विरोध कर देंगे और फिर हम जीत जाएंगे, तो अब यहाँ का युवा वर्ग भी उस पर जाने वाला नहीं है। उसने पूरा कार्यकाल इनका 3 साल का देख चुका है, और 3 साल में जिस तरह इन्होंने मोनोपोली किया है, जिसने अगर कहा जाए तो वास्तव में एक तानाशाह की पद्धति को संभाला है, लेकिन काम भी इन्होंने किया है। अब उस रास्ते को लोग अब पसंद नहीं करते हैं। तो मित्रों, मैं यही बताने का कोशिश किया हूँ कि ओली साहब वास्तव में क्या शक्तिशाली बनने के क्रम में क्या अपना पतन का मार्ग तो नहीं चयन कर रहे हैं? क्या चाइनीज प्रेसिडेंट का नाम लेकर नेपाल में फिर ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं? हाँ, इनका दावा तो है, ये चुनाव में इसी उम्मीद से जा रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी इनकी होगी और ये यही प्रधानमंत्री बनेंगे। यह दूसरों के लिए भी लग रहा है। वास्तव में एक चीज़ है कि इतने कार्यकर्ता जब इस तरह ओली जी का इसमें प्रतिक्रिया आया, तो कार्यकर्ता इसमें चूं शब्द ओली के खिलाफ नहीं बोले। यही सबसे बड़ी बात है। जिस तरह चाइना में जिंग का है कि उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, वही मार्ग यहाँ पर भी है कि 6000 में अगर अंदर ही अंदर इनका विरोध भी हुआ है, लेकिन खुलकर विरोध करने का साहस किसी को नहीं हुआ। तो मार्ग इनका वही जिंग फिंग का है। अब आगे देखना है कि साहब ये जीत कर आ रहे हैं या नहीं, या दूसरी पार्टी के रूप में आ रहे हैं, और यह या तो सर्वशक्तिशाली बनेंगे या इनका खत्म ही हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों, आपने सुना। आभार आपके प्रति। आप हमारा चैनल देख रहे हैं हिमालनी यूट्यूब। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।